मैं डॉक्टर गुरुदत्त शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर एबीएसटी, गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा, अपने एमकॉम फाइनल के विद्यार्थियों के साथ, जिनके साथ मैं आंतरिक नियंत्रण की समीक्षा रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल पर अपने विचार व्यक्त कर चुका हूं, जिसमें दो प्रथम चर्चा की थी। उनके अंदर पूर्वानुमान की समीक्षा, बजट नियंत्रण की समीक्षा, मानक परिव्ययात्मक की समीक्षा, लागत नियंत्रण की समीक्षा, उत्पादन नियंत्रण की समीक्षा और किस्म नियंत्रण के सेट पर हम विचार व्यक्त कर चुके हैं और इस पर चर्चा कर चुके हैं। अब पूंजी संचय पर नियंत्रण की समीक्षा, शोध एवं विकास कार्यक्रम की समीक्षा, कर्मचारी नियंत्रण की समीक्षा, उत्तरदायित्व के लेखांकन की समीक्षा, मान विश्लेषण की समीक्षा, आंतरिक निरीक्षण की समीक्षा के बारे में चर्चा आज हम करेंगे। पूंजीगत खर्चों पर नियंत्रण की समीक्षा, रिव्यू ऑफ कंट्रोल ओवर कैपिटल एक्सपेंडिचर। व्यवसाय के प्रतिद्वंदियों के मुकाबले कुशलतापूर्वक चलाने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि मशीनों तथा निर्माणीय प्रविधियों का आधुनिकीकरण किया जाए। इसमें पूंजीगत खर्चों की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार किसी व्यवसाय को प्रारंभ करते समय स्थायी संपत्तियों में विनियोग करने के लिए पूंजीगत खर्चों की आवश्यकता पड़ती है। इन खर्चों के कुशल नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। इसके अभाव में यदि विनियोजन में गलत निर्णय हो जाता है तो व्यवसाय का आधार ही गलत हो जाता है तथा इसके लिए व्यवसाय के स्वामियों को भारी क्षति उठानी पड़ सकती है। अतः अंकेक्षक को देखना चाहिए कि पूंजीगत खर्चों पर अच्छा नियंत्रण है। इसके लिए निम्नलिखित समीक्षात्मक कार्य करने चाहिए। पहला, पूंजी बजटन, कैपिटल बजटिंग। अंकेक्षक को देखना चाहिए कि पूंजीगत खर्चों के लिए कुशल बजट प्रक्रिया विद्यमान है और इसी आधार पर खर्च किए जाते हैं। पूंजी व्यय का मूल्यांकन, इवेल्युएशन ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर। अंकेक्षक को देखना चाहिए कि पूंजीगत खर्चों के विनियोग करने से पूर्व यह ज्ञात कर लिया जाता है कि यह पूंजी विनियोग लाभप्रद होगा या नहीं। प्राथमिकताओं का निर्धारण, फिक्सिंग प्रायोरिटीज। अंकेक्षक को देखना चाहिए कि विभिन्न पूंजी विनियोगों का तुलनात्मक मूल्यांकन करके विनियोगों के लिए प्राथमिकताओं का निर्धारण किया जाता है और लाभदायकता के क्रम में ही पूंजी का विनियोग किया जाता है। पूंजी व्ययों का समन्वय, कोऑर्डिनेशन कैपिटल एक्सपेंडिचर। अंकेक्षक की जांच करनी चाहिए कि विभिन्न पूंजीगत व्ययों को समन्वय संतुलन है अथवा नहीं। खर्च का अनुमोदन, अप्रूवल ऑफ एक्सपेंडिचर। पूंजीगत व्यय बहुत ही बड़ी राशि से किए जाते हैं, अतः अंकेक्षक को देखना चाहिए कि ये सर्वोच्च अधिकारी अथवा संचालक मंडल द्वारा ही अधिकृत है। पूंजीगत व्यय संबंधी परियोजना, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोजेक्ट्स। पूंजीगत व्यय संबंधी कई परियोजनाएं हो सकती हैं। अंकेक्षक को इसी सभी की समीक्षा करनी चाहिए। अतः अंकेक्षक को देखना चाहिए कि संवर्धन परियोजनाएं, एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स पर विनियोग करते समय उत्पादित वस्तुओं से मिलने वाली संभावित लाभ का ध्यान रखा गया है कि नहीं अथवा नहीं। पुनर्स्थापन योजनाओं, रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट्स में विनियोग करते समय इससे लागत में होने वाली कमी या अतिरिक्त लाभ का मूल्यांकन किया गया है अथवा नहीं। विनियोग का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट। अंकेक्षक को पूंजीगत खर्चों पर भूतकाल में किए गए विनियोगों का विश्लेषण करके देखना चाहिए कि इसके संबंध में किए गए निर्णय उचित थे अथवा नहीं। यदि ये निर्णय उचित नहीं थे तो कुशल कारण का विश्लेषण करके आवश्यक सुझाव देने चाहिए। लेकिन गलत निर्णयों के संबंध में उत्तरदायित्व निर्धारित करते समय अंकेक्षक को बहुत सावधानी से काम लेना चाहिए और पश्च दृष्टि, हाई साइड का लाभ नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि किसी कार्य के लिए किए जा चूकने के पश्चात जब उसके परिणाम सामने आते ही हैं तो ये कहना बहुत आसान है कि गलत निर्णय लिया गया था, लेकिन निर्णय लेते समय यह निर्धारित करना बहुत कठिन होता है कि कौन सा मार्ग सर्वोत्तम है और कौन सा मार्ग गलत है। 8वां, शोध एवं विकास कार्यक्रम की समीक्षा, रिव्यू ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। बड़े बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कई प्रकार के अनुसंधान कार्यक्रम निरंतर चलते रहते हैं। अंकेक्षक को देखना चाहिए कि प्रबंधक अनुसंधान कार्यक्रमों के प्रति सजग है। इन अनुसंधान कार्यक्रमों पर एक बड़ी धनराशि खर्च होती है। यदि ये खर्चों पर उचित निर्णय नहीं रखा गया तो संस्था की बहुत क्षति पहुंचने की संभावना रहती है।
अतः अंकेक्षक को इस व्यय को स्थापित किए गए नियंत्रण के संबंध में निम्नलिखित समीक्षागत जांच करनी चाहिए। पहला, सामग्री का उपयोग, मटेरियल कंजम्पशन। अंकेक्षक को देखना चाहिए कि उत्पाद की लागत में सामग्री का उपभोग पर कितना प्रतिशत व्यय आता है। यदि यह व्यय बहुत अधिक है तो सामग्री से के संबंध में अनुसंधान की आवश्यकता है। अतः ऐसी दशा में अंकेक्षक को देखना चाहिए कि अनुसंधान हो रहा है अथवा नहीं। यदि अनुसंधान नहीं हो रहा है तो क्या अनुसंधान की आवश्यकता है। यदि अनुसंधान हो रहा है तो अंकेक्षक को यह देखना चाहिए कि मूल्य विश्लेषण, वैल्यू एनालिसिस जैसी तकनीक के संबंध में अनुसंधान हो रहा है अथवा नहीं। इस तकनीक के आधार पर उत्पाद की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए उस पर सामग्री संबंधी खर्चों की कमी करने के प्रयास किए जाते हैं। अंकेक्षक को यह ध्यान रखना चाहिए कि सामग्री व्यय में कमी से तात्पर्य यह नहीं है कि उसमें मिलावट करके उत्पाद की किस्म को घटा दी जाए। निर्माणी प्रविधियां, मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स। अंकेक्षक को देखना चाहिए कि क्या संस्था में निर्माणी प्रविधि में सुधार के संबंध में अनुसंधान हो रहा है। यदि नहीं हो रहा है तो इस संबंध में किस प्रकार के अनुसंधान की आवश्यकता है, और यदि हो रहा है तो क्या अनुसंधान सही दिशा में ही हो रहा है। निर्माण प्रविधि से संबंधित अनुसंधान कई दिशाएं हो सकती हैं, जैसे निर्माण संबंधी विभिन्न प्रक्रियाओं में कुछ क्रियाओं को कम करना अथवा कुछ क्रियाओं को मिला देना, श्रमिकों की कार्यक्षमता वृद्धि के लिए आधुनिक उपकरणों की खोज करना, मशीनों के अधिक उपयोग की संभावनाओं को खोज करना ताकि श्रमिकों पर निर्भरता में कमी की जा सके आदि। अंकेक्षक को सभी कार्यक्रमों की समीक्षा करके देखना चाहिए कि इस संबंध में जो व्यय हो रहा है वह सार्थक हो रहा है। उत्पाद विश्लेषण, प्रोडक्ट एनालिसिस। अंकेक्षक को देखना चाहिए कि निर्मित वस्तु के खाते तथा किस्म में सुधार के संबंध में क्या अनुसंधान कार्यक्रम चल रहा है। इस प्रतिस्पर्धात्मक युग में किसी भी संस्था को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए अपनी वस्तु की किस्म में सुधार करते रहना अत्यंत आवश्यक है। यह भी आवश्यक है कि वस्तुओं की डिजाइन की ग्राहकों की अभिरुचि के अनुकूल बनाने का प्रयास किया जाए, लेकिन इन सब कार्यक्रमों में वस्तु की उपयोगिता में कमी नहीं आनी चाहिए, बल्कि यथासंभव वृद्धि की होनी चाहिए। अतः अंकेक्षक को देखना चाहिए कि इस संस्था में किया जा रहा अनुसंधान सही दिशा में हो रहा है। बाजार अनुसंधान, मटेरियल रिसर्च। आधुनिक युग में तीव्र प्रतिस्पर्धा के कारण बाजार में अनुसंधान का महत्व बहुत बढ़ गया है। इस अनुसंधान के अंतर्गत यह ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है कि कौन से उत्पाद ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप है और किस प्रकार के उत्पादों की मांग कितनी मात्रा में किस समय होगी, किन उत्पादों की मांग लोचपूर्ण है, उपभोक्ताओं की क्रय प्रवृत्ति किस ओर जा रही है, स्थानापन्न उत्पादों सब की बाजार में क्या स्थिति है। अब विज्ञापन योजनाएं सार्थक सिद्ध हो रही हैं। उत्पादनों के वितरण में विभिन्न माध्यमों से कौन सी माध्यम प्रभावशाली है। अंकेक्षकों को देखना चाहिए कि सब दृष्टिकोणों में से बाजार अनुसंधान सही दिशा में आगे बढ़ रहा है तथा इस पर हो रहे व्यय से अपेक्षित लाभ प्राप्त हो रहे हैं। कर्मचारी नियंत्रण की समीक्षा, रिव्यू ऑफ पर्सनल कंट्रोल। कर्मचारी नियंत्रण का अर्थ किसी संस्था को चलाने के लिए आवश्यक कर्मचारियों की व्यवस्था करना, उनकी योग्यता का कुशल उपयोग करना तथा उन्हें विकसित और प्रेरित करना है, जिससे संस्था की कुशलता बढ़े और वे अपने प्रतियोगियों का मुकाबला कर सकें। आधुनिक व्यवसाय में इसका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि उत्पादन के सारे अन्य कार्य साधन कर्मचारियों के सहयोग के बिना निष्क्रिय रह जाते हैं। थॉमस स्टेफेनी के शब्दों में, कर्मचारी प्रशासन का अर्थ अलग अलग व्यक्तियों को काम करने पर लगाना तथा देखभाल करना, जिससे कि वे अपनी आंतरिक योग्यता को अधिकतम चमका सकें, इस प्रकार अपनी और अपने दल की कुशलता को अधिकतम बना सकें और परिणाम स्वरूप इस व्यवसाय को जिसके अंग है उसका निर्णयात्मक प्रतियोगिता लाभ व अनुकूलतम परिणाम दे सकें। कर्मचारी विभाग के कार्यों की 4 भागों में बांटा जा सकता है। परामर्श कार्य, यह कर्मचारी विभाग का प्रमुख कार्य है। इसमें कर्मचारी विशेषज्ञ संस्था के कर्मचारी अधिकारियों को
कर्मचारियों की समस्याओं को हल निकालने के लिए अपने सुझाव और परामर्श देते हैं। सेवा कार्य, सर्विस फंक्शन, इन्हें कर्मचारियों के क्रियात्मक कार्य भी कहते हैं। इनमें 5 कार्य शामिल किए जाते हैं। पहला, कर्मचारियों को अधिप्राप्ति अर्थात उनकी भर्ती, चुनाव व नियुक्ति। कर्मचारियों का विकास अर्थात उनके प्रशिक्षण, पदोन्नति व स्थानांतरण व योग्यता मूल्यांकन। कर्मचारियों का पारिश्रमिक अर्थात पारिश्रमिक योजनाओं व नीति का काल। कर्मचारियों का एकत्रीकरण अर्थात उनके मनोबल, अनुशासन आदि को देखना तथा कर्मचारियों का अनुसरण अर्थात श्रमिकों के स्वास्थ्य का कल्याण व कार्य करना। प्रशासनिक कार्य, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, ये वे कार्य हैं जो कर्मचारी विभाग को अपना प्रशासन चलाने के लिए करने पड़ते हैं। श्रम कल्याण कार्य, इसमें उन कार्यों को शामिल किया जाता है जो कर्मचारी विभाग श्रमिकों एवं अन्य कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ाने के लिए करता है। प्रबंध अंकेक्षक को देखना चाहिए कि कर्मचारी नियंत्रण के उपयुक्त कार्य संस्था में अपनाए गए हैं या नहीं। उत्तरदायित्व लेखांकन की समीक्षाएं, व्यू ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। उत्तरदायित्व लेखांकन प्रणाली लेखों व प्रतिवेदनों को एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें विभागों संस्था के प्रत्येक कार्य के लिए किसी निश्चित व्यक्ति व व्यक्तियों के किसी समूह को उत्तरदायी ठहराया जाता है। इसका प्रधान उद्देश्य लागत नियंत्रण है। इस प्रणाली में अंतर्गत संस्था की लेखा पद्धति, अकाउंटिंग सिस्टम को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है जिससे कि कार्य में सूचना, रिपोर्टिंग ऑफ एक्सपेंडिचर का कार्य सीधे संस्था के उन व्यक्तियों को सौंपा जाता है जो कि इस नियंत्रण के लिए उत्तरदायी हैं। इसमें संस्था के सभी स्तरों के प्रबंधक के लिए लेखा विवरणों, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की इस प्रकार तैयार किया जाता है कि जिससे कि कार्यशील व्यक्ति, ऑपरेटिंग पीपल, इन विवरणों को अपनी क्रियाओं और लागतों में नियंत्रित करने के लिए एक प्रभावी औजार के रूप में प्रयुक्त कर सकें। इसके लिए इसमें लेखा नियंत्रण पद्धति को उत्तरदायित्वों के अनुसार विभाजित कर लिया जाता है तथा संपूर्ण संगठन इकाई को बहुत से उत्तरदायित्व इकाइयों व केंद्रों में बांट दिया जाता है। संगठन के उत्तरदायित्व इकाई कोई एक विभाग या किसी विभाग का कोई एक उप विभाग या बहुत से विभागों का एक समूह हो सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक उत्तरदायित्व इकाई के लिए एक अकेला व्यक्ति उत्तरदायी होना चाहिए। अतः इसमें प्रत्येक उत्तरदायित्व केंद्र पर केवल उन्हीं लागतों को संचित एक्यूमुलेट किया जाता है जिन पर केंद्र के अधिकारी का नियंत्रण है और जिसके लिए उत्तरदायी ठहराव किया जा सकता है। विलियम एस फेरेरा के अनुसार उत्तरदायित्व लेखांकन का सार उत्तरदायित्वों के क्षेत्रों के अनुसार लागतों व आगमों का संकलन है जिससे कि प्रमाणित लागतों और बजटों के अंतरों के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का समुदाय के साथ पहचाना जा सके। आर.एस. भंडारी के अनुसार उत्तरदायित्व लेखांकन वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत उत्तरदायित्व के प्रत्येक स्तर पर लागतें संचित व सूचित की जाती हैं ताकि प्रबंधन द्वारा प्रत्येक स्तर पर क्रियाओं को तथा लागतों के नियंत्रण के लिए लेखांकन लागत समंकों का प्रयोग किया जा सके। उपयुक्त परिभाषाओं के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि उत्तरदायित्व लेखांकन संस्था के प्रत्येक उत्तरदायी अधिकारी को उसके अधीन केंद्र की लागतों के लिए उत्तरदायी ठहराकर व्ययों पर नियंत्रण करता है। उत्तरदायित्व लेखांकन के लिए उत्तरदायित्व केंद्रों की स्थापना करना आवश्यक है। उत्तरदायित्व केंद्र रॉबर्ट एंथोनी शब्दों में किसी उत्तरदायी व्यक्ति के अधीन एक संगठन इकाई है। प्रत्येक केंद्र संस्था के एक कुछ निश्चित कार्य को पूरा करने जो इसकी उत्पत्ति कहलाती हैं तथा कार्यों को पूरा करने में संस्था के सभी साधनों जो कि इसके आदान इनपुट कहलाती हैं कि कुशलतम प्रयोग के लिए उत्तरदायी होता है। केंद्र की उत्पत्ति का माप उत्पादित वस्तु के मूल्य या निष्पादित सेवाओं में से किया जाता है और उसकी आदान उस पर हुए परिव्यय के लिए मापी जाती हैं। उत्तरदायित्व लेखांकन समंकों की प्रकृति के आधार पर एक व्यावसायिक संस्था में पाए जाने वाले उत्तरदायित्व केंद्रों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। व्यय केंद्र या लागत केंद्र, यदि किसी उत्तरदायित्व केंद्र पर होने वाली सभी व्ययों की गणना की जाती है जिसकी उत्पत्ति आउटपुट में मौद्रिक मूल्य ही नहीं तो ऐसा केंद्र व्यय केंद्र कहलाता है।
लाभ केंद्र अथवा वित्तीय निष्पादन केंद्र। यदि किसी उत्तरदायित्व केंद्र द्वारा निष्पादित कामों के प्राप्त होने वाले आगम रेवेन्यू और उस पर होने वाले व्यय दोनों की गणना की जाती है तो वह लाभ केंद्र कहलाता है। आगम उत्पत्ति का मौद्रिक माप होता है और व्यय आदानों या प्रयुक्त साधनों के माप होते हैं। आगम व्यय का अंतर लाभ कहलाता है। विनियोग केंद्र, इसमें केंद्र का अधिकारी केंद्र पर होने वाले आगमों और व्ययों के साथ साथ उन संपत्तियों पर लिए गए उत्तरदायी होता है जिन्हें उस केंद्र पर प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक अधिकारों में से उसके उत्तरदायित्वों में विनियोजित पूंजी पर एक संतोषजनक प्रत्याय अर्जित करने की आशा की जाती है। उत्तरदायित्व लेखांकन द्वारा नियंत्रण, कंट्रोल थ्रू रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सर्वप्रथम संपूर्ण प्रक्रिया की योजना बनाना, योजना को कार्यान्वित करने हेतु बजट अनुमान, प्रमाप आदि का निर्धारित करना। अतः यहाँ वे तथ्य रखे जाते हैं जिन्हें वास्तव में प्राप्त करना है। नियोजित बजटों को उन व्यक्तियों एवं विभागों में बांटना जो उनको पूर्ण करेंगे तथा व्यक्तियों एवं विभागों का उत्तरदायित्व परिभाषित करना ताकि प्रत्येक जिम्मेदारी उस कार्य पुनः करने के लिए समझे। वास्तविक स्वास्थ्य कार्य संपादन को मापना तथा बजट प्रमाप व अनुमान के साथ उसे संपादित कार्य का लेखा करना। बजट प्रमाप तथा अनुमान की तुलना में अंतर ज्ञात करना। यह अंतर केवल उत्तरदायी व्यक्तियों काम का अंतर होता है ताकि उसका उत्तरदायित्व मापा जा सके और कहाँ उसके अपना उत्तरदायित्व ठीक प्रकार निभाया है। लेखांकन के आंकड़ों का संग्रह, उनका वर्गीकरण एवं उनका प्रस्तुतिकरण इस प्रकार से करना कि नियंत्रण एवं सुधार के लिए आवश्यक सूचनाएं प्राप्त होती रहें। प्रबंध अंकेक्षक को देखना चाहिए कि संस्था में उत्तरदायित्व लेखांकन द्वारा नियंत्रण का उचित व्यवस्था विद्यमान है अथवा नहीं। मान विश्लेषण की समीक्षा, रिव्यू ऑफ वैल्यू एनालिसिस। विक्टर एच पुलर के मतानुसार मान विश्लेषण किसी प्रयुक्त मत के व्यवस्थित अध्याय है जिसका उद्देश्य कम लागत पर उचित किस्म के लाभ बनाए रखना है। आर्थिक सी लूफर के अनुसार मान विश्लेषण, जो कि मान अभियांत्रिकी के नाम से भी जाना जाता है, एक कार्यविधि है जिसका उद्देश्य किसी मद की डिजाइन अथवा विनिर्देशाणु का परीक्षण कर उत्पाद या सेवा के लागत में कमी करना है। यह इस मान्यता पर आधारित है कि उत्पाद या सेवा का कोई भी पहलू जो उपयोगिता नहीं देता है या विशिष्ट उद्देश्य पूरा नहीं करता है उसे न्यूनतम लागत प्राप्त करने हेतु निष्कासित कर देना चाहिए। मान विश्लेषण का मान का संबंध उत्पाद की लागत में न होकर उत्पाद के मार्ग फंक्शंस से होता है। इसे सूत्रधारा रूप में निम्न प्रकार से स्पष्ट किया लिखा जा सकता है। मान वैल्यू बराबर उपयोगिता यूटिलिटी अपॉन लागत कॉस्ट। मान विश्लेषण की अवधारणा को निम्न चार्ट द्वारा दिया जा सकता है। The value of analysis concept, minimizing efforts, cost of the producer, variable, fixed, components of goods products produced, maximum efforts, values of the consumer, functional work use on esteems, functions performed by them। मान विश्लेषण के उद्देश्य। मान विश्लेषण के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार वर्णित हैं। वस्तु की उपयोगिता या संपादित कार्यों में वृद्धि करना। मान विश्लेषण का प्रमुख उद्देश्य उत्पाद की उपयोगिता एवं संपादित कार्यों में वृद्धि करना है। वस्तु के डिजाइन, निर्माणाधीन सामग्री, वैकल्पिक प्रयोग आदि में विश्लेषण कर यह ज्ञात करना होता है कि प्रस्तुत वस्तु की उपयोगिता में किस प्रकार वृद्धि संभव है। लागत में कमी करना, कॉस्ट रिडक्शन। उत्पादन, संग्रहण, परिवहन आदि क्षेत्रों में मान विश्लेषण का एक उद्देश्य लागत में कमी करना है। लागत में कमी करने हेतु उत्पाद व वस्तुओं में कार्यों का अध्ययन कर आवश्यक सामग्री व अनावश्यक तत्वों का पता लगाकर उन्हें दूर किया जाता है। उत्पादन की दृष्टि से नई तकनीकों का विकास की जानकारी प्राप्त कर वैकल्पिक सामग्रियों के साधनों तथा मशीन इत्यादि का प्रयोग लागत में कमी हेतु किया जाता है। वैकल्पिक उपयोग को ज्ञात करना, ट्रेसिंग अल्टरनेटिव यूजेज। मान विश्लेषण के अंतर्गत वस्तु के वैकल्पिक उपयोग ज्ञात किए जाते हैं
जिससे लागत में परिवर्तन न होने पर भी उपयोगिता में वृद्धि हो सके। मितव्ययी क्रय, इकोनॉमिक परचेजिंग, कच्चे माल या वस्तु के विभिन्न स्रोतों को ज्ञात कर वैकल्पिक सामग्री का निर्धारण कर या सामग्री सम्मिश्रण में परिवर्तन कर सामग्री का मितव्ययी क्रय किया जाता है। इस आशय हेतु मितव्ययी क्रय आदेश मात्रा का निर्धारण किया जाता है। मान विश्लेषण कार्यक्रम या मान विश्लेषण प्रक्रिया, मान विश्लेषण में वस्तु के कार्यों का विश्लेषण कर आवश्यक सामग्री को हटाकर उपयोगिता में वृद्धि की संभावनाएं ज्ञात की जाती हैं। इस हेतु सामान्यतः निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है। वस्तु के वैकल्पिक कार्यों का पता लगाना, उत्पादित या विद्यमान वस्तु के विभिन्न संभावित कार्यों का पता लगाया जाता है जिससे कि वस्तु का व्यापक उपयोगी बनाया जा सके। कार्यों का मूल्यांकन, इवेल्युएशन ऑफ फंक्शंस, वस्तु के विभिन्न कार्यों को ज्ञात करने के पश्चात उसकी उपयोगिता ज्ञात की जाती है। उन उपयोगिताओं को ध्यान में रखकर अतिरिक्त लागत के संबंध में इसका अध्ययन किया जाता है। अनावश्यक सामग्री को हटाना, रिमूविंग अनसस्टेनेबल मटेरियल्स, वर्तमान व अतिरिक्त खर्चों को ध्यान में रखते हुए अनावश्यक सामग्री को हटाया जाता है। वैकल्पिक सामग्री, वस्तु के विभिन्न कार्यों को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक सामग्री या सामग्री मिश्रण पर विचार किया जाता है। वैकल्पिक निर्माण तकनीक, वैज्ञानिक जानकारी एवं शोध के आधार पर वैकल्पिक निर्माण तकनीक का प्रयोग किया जाता है। सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव, विभिन्न उपलब्ध विकल्पों में सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव कर उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त किया जाता है। प्रबंध अंकेक्षक को यह देखना चाहिए कि संस्था में मान विश्लेषण तकनीक का प्रयोग किया गया है या नहीं। मान विश्लेषण हेतु उत्पादन की लागत एवं उपभोग के संबंध में स्थापित किया जाता है या नहीं तथा मान विश्लेषण की प्रक्रिया को इस हेतु लागू किया गया है अथवा नहीं। धन्यवाद।